Hello everyone, welcome to Study NCRT. So guys, our next topic is semi presidential executive in श्रीलंका। तो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि श्रीलंका के अंदर सेमी प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव सिस्टम है। ठीक है, प्रेसिडेंट एज हेड ऑफ द स्टेट हैं, प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ द गवर्नमेंट हैं। ठीक है, अब देखेंगे श्रीलंका में बेसिकली क्या सिस्टम है। ठीक है, तो एक्चुअल में देखें अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 1978, श्रीलंका का कॉन्स्टिट्यूशन जो था उसको 1978 में एक बार अमेंड कर दिया गया, उसमें कुछ चेंजेस कर दिए गए थे। चेंजेस करने के बाद वहाँ पर सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया गया। वहाँ पर सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम जो था उसको जो है बेसिकली इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। ठीक है, इसके साथ साथ अब सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम आ गया तो वहाँ पर जो लोग हैं वो प्रेसिडेंट को डायरेक्टली जो है इलेक्ट करते थे। प्रेसिडेंट्स डायरेक्ट इलेक्शन होते थे वहाँ पर, प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने के लिए वहाँ पर डायरेक्ट इलेक्शन होते थे। लोग जो हैं वो क्या करते थे, उन्हें वोट डालते, और आज भी यही सिस्टम है वहाँ पर। ठीक है, इसके साथ साथ प्रेसिडेंट कैन रिमूव प्राइम मिनिस्टर। अब क्या है, प्रेसिडेंट के पास ये पावर आ गई कि वो मतलब प्राइम मिनिस्टर को क्या कर सकता है, वो प्राइम मिनिस्टर को चूज कर सकता है, और प्राइम मिनिस्टर को रिमूव करना चाहे तो वो रिमूव भी कर सकता है। एक्चुअल में देखिए सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम में बेसिकली क्या होता है कि हो सकता है कि प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट दोनों ही मतलब हो सकता है कि अलग अलग पार्टी से जो है बिलोंग करते हो सकता है सेम पार्टी से भी बिलोंग करते हो। ठीक है, ओपोजिशन भी हो सकता है और सेम पार्टी से भी बिलोंग कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करें तो प्रेसिडेंट हेड ऑफ द स्टेट प्लस गवर्नमेंट प्लस कमांडर इन चीफ। अब देखिए अब आप देखिए हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी यही है, हेड ऑफ द स्टेट भी यही है, एंड कमांडर इन चीफ भी यही है, मतलब प्रेसिडेंट। तो किसके पास ज़्यादा पावर हुई, आप देखेंगे पीएम के पास ज़्यादा पावर है, प्रेसिडेंट के पास ज़्यादा पावर है। ऑब्वियसली प्रेसिडेंट के पास ज़्यादा पावर है ना यहाँ पर। देखिए हेड ऑफ द स्टेट भी यही है, पार्लियामेंट्री सिस्टम में तो ये होता है हेड ऑफ द स्टेट जो है वो प्रेसिडेंट है, एंड जो बेसिकली जो ज़्यादा पावर्स होती हैं वो प्राइम मिनिस्टर या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास होती हैं। बट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हेड ऑफ द स्टेट भी कौन है, गवर्नमेंट हेड ऑफ द जो गवर्नमेंट है वो भी कौन है, प्रेसिडेंट ही है, क्योंकि डायरेक्ट इलेक्शन से हम इनको चूज़ कर रहे हैं। ठीक है, इसके साथ साथ कमांडर इन चीफ तो चलिए हमारे भी यहाँ प्रेसिडेंट ही होते हैं, बट वहाँ पर भी कमांडर इन चीफ कौन है, प्रेसिडेंट ही है। तो ज़्यादा पावर्स किसके पास हुई, प्रेसिडेंट के पास हो गई। अब 6 साल के बाद 6 ईयर्स के बाद इलेक्शंस होते हैं प्रेसिडेंट के। ठीक है, 6 साल के बाद प्रेसिडेंट के इलेक्शंस होते हैं, एंड इनको जो है ठीक है, इनको जो है कांट बी रिमूव्ड एटलीस्ट 2/3 मेजोरिटी। इनको जो है इम्पीचमेंट के प्रोसेस से क्या होता है कि मतलब कि इनको भी रिमूव कर सकते हैं, बट जब तक 2/3 मेजोरिटी जो है नहीं आ सकती तब तक जो है हम इनको जो है रिमूव नहीं कर सकते। और मान लीजिए कि प्रेसिडेंट को रिमूव करना ही है तो स्पीकर जो होंगे ना पार्लियामेंट के या फिर कोई भी हाउस के, तो वो क्या करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट को इन्फॉर्म करेंगे इसके बारे में कि हमें भाई प्रेसिडेंट को रिमूव करना है भी, मतलब ये अच्छी तरह रोल प्ले नहीं कर रहा। तो सुप्रीम कोर्ट फिर कुछ अपनी गाइडलाइंस देंगे, अपना कुछ भी ऑर्डर जो है वो इशू करेंगे। फिर जो है हो सकता है कि फेवर में भी हो सकता है, अगेंस्ट में भी हो सकता है डिसीजन। ठीक है, तो इस तरह से जो है सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम जो है श्रीलंका में प्रैक्टिस किया जाता है। अब देखिए जो हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम पढ़ा था तो उसमें हमने देखा था कि प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है। ठीक है, और देखा था कि प्रेसिडेंट नॉमिनल हेड, और ज़्यादा पावर्स किसके पास होती है, कैबिनेट या फिर प्राइम मिनिस्टर के पास होती हैं। लेकिन जो ये हमने सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम पढ़ा है ना, इसके अंदर देखिए क्या है कि डे टू डे जो पावर्स होती हैं ना वो प्रेसिडेंट के हाथों में होती हैं। अब देखिए क्या होता है कि डे टू डे जो भी डिसीजंस लेने होते हैं वो तो गवर्नमेंट लेगी, वो तो प्राइम मिनिस्टर या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या लेजिस्लेचर वगैरह लेते होते हैं, लेकिन यहाँ पर डे टू डे डिसीजंस प्रेसिडेंट लेते हैं, तो मतलब ज़्यादा पावर्स प्रेसिडेंट के पास आ जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो चीज़ हम पढ़ने वाले हैं दैट इज पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव इन इंडिया। ठीक है, तो देखिए जब हमारी कंट्री में जो ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे तो उस टाइम में क्या था कि उन्होंने कुछ एक्ट्स पास किए थे। ठीक है, उनमें से ही कुछ 2 एक्ट्स हैं, जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। GOI 1919 एंड 1935, ये 2 एक्ट्स थे। बेसिकली इनमें भी जो है कुछ ना कुछ जो है इनमें से भी कुछ जो प्रोविजंस है ना वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी ऐड किए गए इन 2 एक्ट से। ठीक है, तो इन 2 एक्ट्स में भी पार्लियामेंट्री सिस्टम का थोड़ा बहुत जो है हमें एक्सपीरियंस था उस टाइम जब ब्रिटिशर्स ने इन एक्ट को पास किया था।
तो अब देखिए हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, उन्होंने हमारी कंट्री के लिए सिस्टम चूज किया पार्लियामेंट्री सिस्टम। उन्हें लगा कि बेस्ट कौन सा सिस्टम है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है, उन्हें ये लगा ना। तो अब बेसिकली हुआ क्या कि पार्लियामेंट्री सिस्टम था, ठीक है। तो लेकिन उनके पास एक और ऑप्शन भी था कि वो प्रेसिडेंशियल सिस्टम भी चूज कर सकते थे। प्रेसिडेंशियल सिस्टम में प्रेसिडेंट होता है हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, डायरेक्ट इलेक्शन से हम चूज करते हैं। लेकिन उन्हें लगा कि फिर पर्सनालिटी कल्ट की प्रॉब्लम आ जाएगी। पर्सनालिटी कल्ट का मतलब क्या होता है, एक्सेसिव पब्लिक एडमायरेशन फॉर अ फेमस पर्सन। अब देखिए उस कंट्री में सिर्फ एक ही पर्सन होंगे एग्जीक्यूटिव, और उन्हीं के पास सारी पावर है, वो अकाउंटेबल भी नहीं है, ठीक है। तो ज़्यादा एडमायरेशन लोगों की किसके प्रति होगी, उन्हीं पर्सन के प्रति होगी, मतलब प्रेसिडेंट के प्रति होगी प्रेसिडेंशियल सिस्टम में। तो अब हमारी कंट्री में, जिन कंट्रीज में पार्लियामेंट्री सिस्टम है, उसमें तो बहुत सारे एग्जीक्यूटिव हैं, प्राइम मिनिस्टर भी हैं, उतना ही हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को देखेंगे, उनके क्या डिसीजन है, उतनी प्रेसिडेंट को भी देखेंगे, ठीक है। तो अलग अलग एग्जीक्यूटिव्स हैं, बट प्रेसिडेंशियल सिस्टम में तो एक ही एग्जीक्यूटिव है, वो है प्रेसिडेंट। तो वही उनके पास सारी पावर्स होती हैं। तो वो चाहते थे कि एक ऐसी गवर्नमेंट क्रिएट होनी चाहिए जो मतलब लोगों के भले के लिए काम करे, जो मतलब कि लोगों के प्रति रिस्पॉन्सिबल हो, अकाउंटेबल हो, उनकी नीड्स, उनकी जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा करे, उन्हें उनकी प्रॉब्लम्स को सुने। तो उन्हें लगा कि प्रेसिडेंट पार्लियामेंट्री सिस्टम ही अच्छा है, तो उन्होंने पार्लियामेंट्री सिस्टम ही कॉन्स्टिट्यूशन में राइट कर दिया कि यही सिस्टम जो है प्रैक्टिस किया जाएगा कंट्री के अंदर। तो अब ये पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है ये नेशनल और जो हमारा स्टेट लेवल है उसके लिए सेम होता है। तो नेशनल लेवल के ऊपर तो हमारे पास पीएम होते हैं और कुछ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी होते हैं। इसके साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट के अंदर चीफ मिनिस्टर होते हैं, गवर्नर्स होते हैं और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी होते हैं, ठीक है। तो अब देखिए नेशनल लेवल पे पढ़ते हैं तो प्रेसिडेंट की बात करते हैं, प्रेसिडेंट को पढ़ते हैं, चलिए, ठीक है। तो प्रेसिडेंट देखिए क्या है कि प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट, और इनके पास देखिए पावर्स तो बहुत सारी होती हैं, बट ये जो पावर्स यूज करते हैं ये वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है, इसका मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की जो है एडवाइस पर यूज करेंगे। मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इनको एडवाइस करती है प्रेसिडेंट को, तो ये पावर अपनी यूज करते हैं। इसके साथ साथ ही इज इलेक्टेड फॉर 5 ईयर्स, 5 साल के बाद फिर से प्रेसिडेंट के इलेक्शंस होते हैं। नो डायरेक्ट इलेक्शंस, जैसे कि हम पढ़ चुके हैं 3rd चैप्टर में भी, डायरेक्ट इलेक्शंस प्रेसिडेंट के नहीं होते हैं। ये हम हमारी कंट्री में पढ़ रहे हैं, इंडिया में, ठीक है। पीआर सिस्टम यूज होता है हमारी कंट्री में, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम जो पढ़ा था आपने, ठीक है। तो उसके जरिए प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाता है एंड ही कैन बी रिमूव्ड बाय द इम्पीचमेंट प्रोसेस। इम्पीचमेंट के प्रोसेस से जो है इनको रिमूव भी किया जा सकता है। तो देखिए जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 74 सेक्शन 1 है वो कहता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड द प्रेसिडेंट, मतलब कि बहुत बड़ा आर्टिकल है, मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए। So, what is written that there shall be a council of ministers with the prime minister at the head to aid and advise the president, who shall in the exercise of his functions act in accordance with such advice, provided that the president may require the council of ministers to reconsider such advice and the president shall act in accordance with the advice tendered after such discussion। तो बेसिकली इस में क्या दे रखा है, इसके अंदर दिया हुआ है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो क्या करेंगी, प्रेसिडेंट को एड करेंगी, हेल्प करेंगी, उन्हें एडवाइस करेंगी किस तरह से उन्हें अपनी पावर्स का यूज़ करना है, ठीक है। इसके साथ साथ अगर मान लीजिए प्रेसिडेंट दोबारा से उनकी एडवाइस को रिकंसिडरेशन के लिए भेज देते हैं, मान लीजिए हम किसी पर्सन को एडवाइस देते हैं, ठीक है, तो हम किसी पर्सन को एडवाइस देते हैं तो अब हो सकता है वो पर्सन हमारी एडवाइस से मतलब उसे वो अच्छी ना लगे एडवाइस, उसे लगे कि हाँ इसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, तो वो पर्सन में क्या कहे कि मतलब कि तुमने जो मुझे एडवाइस दिया ना वो ठीक नहीं है, तो तुम एक बार दोबारा सोचो इसके बारे में। उसी तरह जो प्रेसिडेंट है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को कह सकते हैं कि जो आपने मुझे एडवाइस दिया फिर उसको रिकंसीडर करिए, कि मतलब आपने मुझे जो एडवाइस दिया उसको एक बार रिकंसीडर करो। अब मान लीजिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर दोबारा से उन्हें वही एडवाइस करते हैं तो प्रेसिडेंट को उनकी बात माननी पड़ेगी, ठीक है। इसको जो है हम आगे जो है स्टडी करेंगे।
ठीक है। तो आई थिंक कि इतना जो है टॉपिक आई थिंक क्लियर हो गया होगा आप सबको। नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम स्टडी करेंगे डिस्क्रिशनरी पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, डिस्क्रिशनरी पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट क्या होता है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जो है बताऊंगी। ठीक है।